गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नबी राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः हार्दिक स्वागत। अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 और सब्जेक्ट क्या बेटा, साइंस। कल मैंने आपको 2 छोटे से प्रश्न दिए थे। मेरे को विश्वास है आप पे आ गए होंगे। अगर आपने मेरी रिकॉर्डिंग ढंग से सुनी होगी तो मैंने ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखा ही नहीं थी, बोली थी। क्या कहा था बेटा कि जब पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वर्ड को दोबारा से समझना। जब पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी द्रव अवस्था एब्सेंट, तो ठोस पदार्थ का ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट बताया था मैंने एक वायुमंडलीय दाब पर, ये तो मैंने यहाँ लिखा भी था बेटा कल आपको, कि एक वायुमंडलीय दाब पर CO2 गैसीय अवस्था में पाई जाती है, अधिक वायुमंडलीय दाब पर CO2 ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये दोनों टॉपिक कल क्लियर हुए गए थे और मैंने कहा था बेटा कि आप एक नया टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा आज के लिए, बाष्पीकरण। अगर आपके पास बुक्स होगी तो आप पढ़ के आए होंगे, देखिएगा अब आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बाष्पीकरण में मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा वो सब आपसे रिलेटेड होगी और आजकल आप जिस चीज़ को यूज में ले रहे हो तो उसमें क्या होता है बाष्पीकरण में। देखो बेटा, वाष्पीकरण आप लोगों ने देखा है कि आजकल गर्मी ज़बरदस्त, पसीने की भरमार, बगैर नहाए कपड़े गीले हो जाते हैं। लेकिन जब आप पंखा ऑन करके उसके नीचे बैठते हो तो कुछ समय अंतराल के बाद आपके कपड़े पुनः सूख जाते हैं। इसमें आप लोगों ने देखा कि आप नहाए भी नहीं फिर भी आपके कपड़े गीले भी हो गए और धूप में भी नहीं गए, पंखा ऑन किया तो कुछ समय बाद वो सूख गए। बोलोगे ये कौन सी नई बात बता रहे हो, ये तुम्हारे यहाँ डेली होता है। हाँ बिल्कुल होता है डेली, मैंने भी यही कहा था अभी कि मैं अब आपको वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो आपके घर में डेली होता है। लेकिन आपको वो डेली वाली चीज़ें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचनी है कि इसमें कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, साइंस का क्या इफेक्ट है। बेटा आपके कपड़े गीले हुए, आप धूप में भी नहीं गए, ना ही आपने गैस पर उसको ऑन करके उनको सुखाया। क्या कभी गैस को जला के या भट्टी में कपड़े दे के सुखाते हैं क्या आप लोग? नहीं सुखाते। फिर भी आपके कपड़ों में जो पसीना था या भीगे हुए थे, वो पसीना या वो पानी कहाँ चला गया? बेटा वो पानी हवा के संपर्क में आया, पंखे गर्म हवा तो देते ही है, तो उस पानी की जो कपड़े की जो आउटर सरफेस है और आउटर सरफेस पे जो जल के कण थे, उसने उस गर्म हवा से क्या ले ली? ऊष्मा ले ली और ऊष्मा के एक निश्चित ताप पर वो बाष्प बन के उड़ गए। उबला नहीं था। अगर पसीना उबलने लग जाता तो हमको उबाल देता, हमारे शरीर को उबाल देता। उबला नहीं है। उबलता कब है? वो क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट पर। द्रव अवस्था से पदार्थ गैसीय अवस्था में बदल रहा है और कब बदल रहा है? वो क्वथनांक से कम तापमान पर, यानी वो उबलेगा नहीं, क्वथनांक तक उसका टेम्परेचर नहीं पहुंच रहा है, कम तापमान पर ही द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल रहा है, तो यह क्रिया कहलाएगी अपनी बाष्पीकरण। एक साइंटिफिक लैंग्वेज अगर अपन यूज करें, ऐसा प्रक्रम जिसमें द्रव पदार्थ बिना क्वथनांक पर पहुंचे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। लिखिएगा, वह
प्रक्रिया जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ बिना इन पॉइंटों को विशेष ध्यान रखना, इसलिए मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ बिना क्वथनांक पर पहुंचे गैसीय अवस्था में वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ बिना क्वथनांक पर पहुंचे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसमें एक चीज थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करो बेटा, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ नहीं, द्रव पदार्थ लिख लो। द्रव पदार्थ, जिसमें द्रव पदार्थ, वह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ बिना क्वथनांक पर पहुंचे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पीकरण कहलाता है, यह कहलाती है। ये वाष्पीकरण की अभिक्रिया जो है, पहले इसकी डेफिनेशन को लिख लीजिएगा आप लोगों ने इसको लिखा होगा, एक बार फिर समझाता हूँ। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ, यानी पदार्थ की अवस्था स्टार्टिंग में कौन सी है? द्रव अवस्था, बगैर क्वथनांक पर पहुँचे। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं हो रहा है उसका तापमान, उससे पहले ही किस अवस्था में बदल रहा है? गैसीय अवस्था में, यानी अवस्था परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बगैर क्वथनांक के। ध्यान रखना, द्रव से गैस में बदल रहा है। इस क्रिया को अपन वाष्पीकरण कहेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े बरसातों में तालाब वगैरह भर जाते हैं, गांव में गड्ढे होते हैं, उनमें पानी भर जाती है, पोखर जिसे कहते हैं अपन। लेकिन धीरे 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 वो पानी सूखता जाता है, सूखता जाता है। या वर्तमान की अपन बात करें तो जैसे आज रात को बरसात आई, सुबह आपको थोड़ा बहुत पानी जगह जगह या रामपुरा रोड पर तो भरा हुआ देखा ही है, मैंने भी देखा आज सुबह। लेकिन देखना शाम जैसे आएगी, सड़कों पर वही धूल की मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देगी। वो पानी कहाँ चला गया? उस पानी को गर्म करने के लिए किसी ने स्टोव या गैस नहीं जलाई बेटा। वो पानी सड़क के ऊपर फैला हुआ था। दिन में सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो जल की जो बाहरी सतह है, ऊपर वाली सरफेस है, उस पर सीधी सनलाइट गिरेगी। तो सनलाइट गिरने से जो बाहरी सतह वाले कण हैं वो ऊष्मा प्राप्त करके बगैर क्वथनांक पर पहुँचे गैस अवस्था में बदलकर और वायुमंडल में चले जाएंगे। जल धीरे धीरे बगैर उबले वाष्प के रूप में चला जाएगा और ये क्रिया वाष्पीकरण कहलाएगी। तो वाष्पीकरण के द्वारा ही हम देखेंगे कि जो जल है वो शाम तक उड़ जाएगा। अब अपन दैनिक जीवन में उपयोग की बात करें कि वाष्पीकरण का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो बहुत उपयोग है बेटा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण एरियाओं में दूध को ठंडा करते हैं शाम को, तो बड़े बड़े बर्तन लेते हैं, चौड़े बर्तन लेते हैं और उनमें डालते हैं। चौड़े बर्तनों में क्यों डाला? एक भगोने में डाल देते हैं ना? नहीं बेटा, क्योंकि कोई ना कोई फ़र्क पड़ता है चौड़े बर्तन का और उसका। हम एक दूसरे शब्दों में मैं इस बात को प्रकट करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ वाष्पीकरण किन किन बातों पर निर्भर करता है, या वाष्पीकरण को क्या क्या चीज़ें हैं
जो इफ़ेक्ट डालती है। गीले कपड़ों का सूखना, दूध का चौड़े बर्तन में या बड़े बर्तन में ठंडा होना, कप की अपेक्षा कटोरी में ठंडा करके चाय को पीते हैं। क्यों? जल्दी पी सकते हैं। गर्म दूध है, उसको गिलास की बजाय अगर कटोरे में डालें तो हम जल्दी पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें बाष्पीकरण के अंतर्गत ही आती हैं। तो आप इसको समझने के लिए देखिएगा पॉइंट, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो बाष्पीकरण को प्रभावित करेंगे? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। बाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभाव डाल रहे हैं, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। इस तरह से दो पात्र आपके पास हैं। इन दोनों में आपने समान मात्रा में दूध भरा हुआ है, गर्म दूध डाल दिया है। ये क्या डाला आपने? गर्म दूध। मात्रा बराबर है दूध की और तापमान भी बिल्कुल समान। उस कंडीशन में चलो आप बताइएगा मेरे को पहले कि दूध, कौन सा दूध ठंडा होगा? पात्र ए वाला जल्दी ठंडा होगा या पात्र बी वाला? आप देखोगे कि दूध की मात्रा बराबर है, दूध का तापमान बराबर है, फिर भी पात्र ए में दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा। तुलनात्मक रूप से पात्र बी के क्या फर्क पड़ गया? ऐसा पात्र ही तो है, क्या दिक्कत है? दूध तो उतना ही, तापमान भी उतना ही। हाँ, एक राशि ऐसी भी है जो दोनों में चेंज हो रही है, वो दोनों की समान नहीं है, और वो राशि है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल देखो कितना खुला हुआ है, सरफेस एरिया, ओपन जो सरफेस एरिया है इतना बड़ा है, और इसका मात्र छोटा सा। तो इससे क्या फर्क पड़ा सरफेस एरिया से? बाष्पीकरण को कौन प्रभावित कर रहा है? पहला टॉपिक आ गया आपके सामने, सरफेस एरिया बाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करता है। कैसे करता है बेटा? कि जब इतनी खुली हुई जगह है तो इतने लेवल पर जल के गर्म अणु ऊपर उपस्थित होंगे, बाहर की वायु के संपर्क में वो आएंगे, बाहर की वायु उसकी एनर्जी को ले लेगी। बाहर की वायु इतने सारे कणों के संपर्क में आएगी, इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कण, या 9 कणों के संपर्क में आ रही है डायरेक्ट बाहर की वायु। इस तरह से टकरा रही है, तो ये अपनी एनर्जी को किसको दे देंगे? वायु को दे देंगे। ले भाई, क्योंकि वायु ठंडी थी, इन्होंने एनर्जी इनको लौटा दी। लेकिन इस कंडीशन में केवल आपने देखा कि 3 या 4 कण ही हैं जो वायु के संपर्क में आ रहे हैं। ये 3-4 कण ही एनर्जी लॉस करेंगे यहाँ से। अब यहाँ एक साथ 9 कण जो थे वो दूध के वो एनर्जी का लॉस कर रहे थे, और यहाँ पर सिर्फ 3 या 4 कण कर रहे हैं। तो एनर्जी जो जल्दी लॉस होगी वो बड़े पात्र में होगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसलिए बड़े पात्र का जो गर्म दूध है वो जल्दी ठंडा होगा अपेक्षाकृत छोटे पात्र के। चलो एक एग्जांपल और समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपकी मम्मी ने आपसे कहा, बेटा ले ये साड़ी ले जा, 2 साड़ियाँ और इनको सुखा दे। उन्होंने धो दी, आपको दे दी, और आप उस साड़ी को सुखाने के लिए गए हैं। आपने क्या कहा? उस साड़ी को
2-3 लेयर बना के और एक तार पे लटका दी। लेकिन आपकी बहन जो आपके साथ गई थी दूसरी साड़ी लेके, उसने उस साड़ी को क्या करा, खोला, लंबी करके और तार पर फैलाकर उसको सुखाया। आपने इकट्ठा पटक दिया और उसने उसको फैला के सुखाया। कुछ समय बाद आपकी मम्मी बोलेंगी, जाओ बेटा मैंने आपको साड़ी दी थी, उस साड़ी को लेके आओ, सूख गई होगी। तो चलो बताओ आप, साड़ी क्या दोनों साड़ी सूख गई या दोनों साड़ी गीली होंगी? पहले साड़ी कौन सी सूखेगी? आप जाके देखोगे कि दोनों बहन भाइयों ने उस साड़ी को साथ साथ डाला था, लेकिन बहन ने जो साड़ी को खोल के सुखाया था वो जल्दी सूख गई और अभी हमारी साड़ी गीली थी। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो क्या रीज़न रहा बेटा? क्योंकि बहन ने जो साड़ी को खोल के सुखाया तो उस समय उसका क्षेत्रफल जो था ना वो अधिक हो गया था, और उसका सरफेस एरिया अधिक हो जाने के कारण वायुमंडल की जो वायु है या सनलाइट है उसके अधिक क्षेत्रफल पर गिरी। तो जो पानी की जो लेयर थी, पानी की जो सतह के जो बाहरी कण थे वो अधिक वायु के संपर्क में आए, अधिक तापमान के संपर्क में आए और वो वाष्प के रूप में उड़ गए। और जिस साड़ी को आपने इकट्ठा डाल दिया था उसका सरफेस एरिया कम होने के कारण वायु के संपर्क में आने वाली जो सतह है उसका क्षेत्रफल कम था, तो जल के कम अणु ही सीधे वायु के संपर्क में आ पाए, और इसलिए वो जो साड़ी आपने इकट्ठी डाली वो देरी से सूखेगी और जो खोल के डाली है वो साड़ी जल्दी सूखेगी। तो ये इसका प्रैक्टिकली घर का भी है। और भी होता है, जैसे देखा होगा आपने छोटे बच्चों को जब दूध पिलाते हैं तो अगर दूध गर्म है तो कप में या गिलास में ना दे के एक चौड़े पात्र में देते हैं। क्यों? कि जिससे कि वो जल्दी ठंडा हो जाए। जल्दी ठंडा होगा, पात्र ज़्यादा है, सरफेस एरिया ही उसका एक रीज़न है। नहीं तो चाय कप में डाल दो और एक कटोरी में डाल दो, थोड़ी देर बाद देखोगे कि कप की चाय तो गर्म है लेकिन कटोरी की चाय क्या हो जाएगी, ठंडी। इसके बाद ये क्षेत्रफल से संबंधित आपको पढ़ा है। दूसरा इफेक्ट होता है किसका? वायु का। वायु में पहला जो इफेक्ट पढ़ लिया आपने प्रभावित करने वाले कारकों में, क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो इसको। दूसरा वायु की गति, वायु की गति। वायु की गति में भी देखा होगा आप लोगों ने बेटा कि यदि हवा तेज चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था आपको कि पसीने आ गए थे शरीर पर, हमने पंखा ऑन किया और ऑन करके हम बैठ गए तो देखा कि थोड़ी देर बाद हमारे पसीने सूखे। पंखा ऑन करने की क्या आवश्यकता थी? वो यही थी कि पंखा ऑन किया तो हमें जो वायु है वो अधिक वेग से हमारे शरीर से टकराई, और बार बार वायु जब वेग से हमारे शरीर से टकराई तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। इसी तरह वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की गति भी बढ़ती है। वायु जितनी अधिक तेज होगी वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। इसीलिए आपने देखा है कि हम कपड़ों को खुले वातावरण में सुखाना पसंद करते हैं जिससे अधिक से अधिक वायु के संपर्क में आए। एक तीसरा पॉइंट आता है, सर बोले वायु भी मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन हर वायु में ही समान रूप से सूखेंगे क्या? नहीं। वायु में एक आर्द्रता होती है, नमी जिसे कहते हैं। वायु में आर्द्रता बोल दो या नमी बोल दो। यदि वायु शुष्क है तो वाष्पीकरण क्या होगा? अधिक होगा। इस तरह से देखो, वायु कैसी है? शुष्क, तो वाष्पीकरण अधिक। और यदि वायु
नम है तो वाष्पीकरण क्या होगा बेटा? कम। इसका एग्जाम्पल अपन गर्मी और बरसात में देख सकते हैं कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। चाहे हवा नहीं चल रही हो फिर भी आप कमरे में डाल दो, बहुत जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि जो भी वायु से टकराएगी वो कौन सी टकराएगी? शुष्क। और शुष्क वायु गर्म होगी, तापमान भी ज़्यादा होगा, तो कपड़े से टकरा कर कपड़े के पानी को वाष्प के रूप में बदल देगा, यानी वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देगा। इसके विपरीत बरसात के दिनों में क्या होता है बेटा? कि वायु में नमी होती है, क्योंकि बरसात होती रहती है और बरसात होने के कारण ठंडी हवा चलती है, बहुत शीतल लहर चलती है, तो वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते। क्योंकि जब पानी में, वायु में पहले से ही पानी है, पहले से ही नमी है, तो वो जल की वाष्पीकरण की जो अभिक्रिया है वो उसको क्या कर देगी? कम कर देगी। एक एग्जाम्पल और देखा है आप लोगों ने कि बरसात के दिनों में जब ठंडी हवा चलती है, बहुत ठंडी, तो कपड़े वैसे ही ठंडे ठंडे लगते हैं, सीम जाते हैं। सूखने की अपेक्षा क्या हो जाते हैं? सीम, ना कहते हैं ना, गीले हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, ठंडे लगते हैं, ठंडापन आता है। क्यों क्या आता है? क्योंकि कपड़े शुष्क होते हैं, और जब ठंडी हवा उसके संपर्क में आती है तो कपड़ों के जो फाइबर्स होते हैं, 10th क्लास में पढ़ाऊंगा बेटा, फाइबर आपके कोर्स में है कि जो कपड़े फाइबर से बने होते हैं, रेशे से बने होते हैं, और ये शुष्क रेशे वायुमंडल की जो वायु है उसमें से नमी को ग्रहण कर लेते हैं और खुद भी कपड़े नमी युक्त हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शुष्क वायु वाष्पीकरण को बढ़ाती है और नम वायु वाष्पीकरण को कम करती है। ये क्रिया पेड़ पौधों में भी मिलती है। पेड़ पौधों में देखा होगा आप लोगों ने, जैसे आप मान लो गर्मी में कहीं से पैदल चल के आ रहे हो, किसी परिस्थिति बस पैदल चल रहे हो या बाइक पे भी चल रहे हो, गर्मी बहुत तेज है, आपको बहुत पसीने आ रहे हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। उस कंडीशन में अगर रास्ते में कोई बड़ा छायादार वृक्ष मिलता है तो उस वृक्ष के नीचे आराम करने की इच्छा जाहिर होती है, और वहाँ अपन बैठ जाते हैं तो देखा होगा थोड़ी देर बाद ही नींद आने लग जाती है। क्यों? बगैर कूलर, बगैर पंखे के फिर भी वहाँ पर आपको शीतलता महसूस होती है। क्यों? कारण यही है कि पौधों में कि जो बड़े पौधों की जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं, गहराई में से जल अवशोषित करती है, और एक फ्लोएम, जाइलम, दो चीज़ पढ़ा होगा आपने। तो जो जाइलम जो है, वेस्कुलर बंडल जो है जाइलम के, वो जल को अवशोषित द्वारा, जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पत्ती तक पहुंचाते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, स्टोमेटा। जब सूर्य का प्रकाश या गर्म हवा उनसे टकराती है तो रंध्रों में से जो जल था वो वाष्प बन के उड़ जाता है, तथा आसपास का जो वातावरण है वो नमी युक्त एवं ठंडा हो जाता है। जब आसपास का वातावरण नमी युक्त हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो पेड़ के नीचे भी बहुत ठंडापन आ जाएगा, और इसलिए वहाँ बैठने से आराम फील होता है। तो अपन ने क्या देखा कि गर्मी के दिनों में ज़्यादा ठंडा लगता है बजाय सर्दी के। क्यों? क्योंकि गर्मी में वायु शुष्क है, वायु शुष्क जब टकरा रही है तो पत्ती अधिक जल को वाष्प के रूप में परिवर्तित करेंगी, वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी, तो वहाँ का तापमान आसपास के तापमान के बजाय अधिक ठंडा होगा। और यदि वायु नम है, जब वायु अगर नम है तो वाष्पीकरण की क्रिया पत्तियों में भी क्या हो जाएगी? कम। और पत्तियों में वाष्पीकरण की क्रिया कम हो जाएगी तो वहाँ का वातावरण ठंडा तो होगा, लेकिन आसपास के वातावरण की तुलना में कोई विशेष अंतर नहीं होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। तो हमने देखा शुष्क वायु ने पेड़ पौधों में भी वाष्पीकरण की क्रिया को बढ़ाया।
इसी कारण पेड़ पौधों के नीचे बैठने से शीतलता महसूस होती है। दूसरी बात, इसी कारण गर्मी के दिनों में पेड़ पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पानी पिलाते हैं अपेक्षाकृत सर्दी और बरसात के। तो पानी तो पेड़ पौधे उतना ही पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते बेटा। जो एक्स्ट्रा पानी आप जो खर्च कर रहे हो गर्मी में, वो सब किसके रूप में जा रहा है? बाष्पीकरण के रूप में लॉस हो रहा है। इसके बाद एक प्रश्न जो लास्ट वो समझिएगा। गर्मियों में हमें सूती कप, पहले इस चीज़ को उतारो, इन पॉइंटों को उतारो बेटा आप एक बार नोटबुक में, फिर समझाएंगे आपको। आप लोगों ने पॉइंट लिख लिए होंगे बेटा। तो इस पॉइंट के बाद ये चीज़ का ध्यान रखना, वायु की नमी, वायु की गति, क्षेत्रफल, पत्तियों में जो मैं बता रहा था पेड़ पौधों में, यही रीजन होता है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में जो छिद्र होते हैं ना वो नीचे की सतह पर होते हैं, ऊपर नहीं होते। अगर ऊपर होते तो सूर्य का प्रकाश गिर के सीधा जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता और नीचे नमी की कोई गुंजाइश नहीं रहती, और पानी का नुकसान भी क्या होता? अधिक। पत्तियों में नीचे रंध्र होते हैं, हवा आती है, टकराती है, टकरा के ठंडी हो जाती है। ठंडी वायु हमेशा कैसी होती है? भारी। इससे टकराएगी और टकरा के कहाँ बैठेगी? तल के नीचे। ये पूरा पेड़ था, तो बाष्पीकरण की क्रिया भी कम होगी, पानी का लॉस भी कम होगा, और पेड़ के नीचे जो वातावरण है वो भी कैसा होगा? ठंडा होगा। तो आज आपने बेटा ये बाष्पीकरण से संबंधित सारे क्वेश्चन समझे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहूँगा बेटा, जिससे पता लगेगा आपको कितना इंटरेस्ट आया या कितना आपने समझा। प्रयास करना बेटा इनको हल करने का, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको उन क्वेश्चनों के आंसर को दोबारा क्लियर कराएंगे। फिर आप भी कोशिश करें। गर्मी में आप लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हो, तो देखा होगा हम मिट्टी का घड़ा यूज करते हैं, तो गर्मी के दिनों में घड़े का पानी अधिक ठंडा लगता है। क्यों? अधिक ठंडा होता है, क्यों? एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है आपको। जैसे कप की अपेक्षा प्लेट के द्वारा गर्म दूध को जल्दी पिया जा सकता है, क्यों? दोबारा समझ लीजिएगा बेटा इसको, कि गर्मी के दिनों में जो घड़े का पानी है अधिक ठंडा लगता है, कारण लिखना है अपन को। और कप की अपेक्षा जो प्लेट में अपन गर्म दूध को जल्दी पी लेते हैं, क्यों पी लेते हैं, इसका भी आपको कारण लिखना है। इन दोनों का आंसर नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।